हेलो दोस्तों, दौड़वाणी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक भाग 18 को क्लियर करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट पिछली वीडियो में हमने भाग 17 को क्लियर किया था, तो स्टूडेंट भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में बताया गया है, जिसे इमरजेंसी कहते हैं। और स्टूडेंट भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ये जानते हैं आपात उपबंध कितने प्रकार के हैं। तो स्टूडेंट आपात उपबंध 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल, नंबर 2 राज्य आपातकाल जिसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, और नंबर 3 वित्तीय आपातकाल। तो स्टूडेंट वारी वारी से हम तीनों आपातकाल को अच्छे से समझेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि द्रोणवाणी की नई नई वीडियो आप तक पहुँचती रहें। स्टूडेंट वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको हम अभी बताए थे 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, उसमें सबसे पहले आपातकाल को समझते हैं राष्ट्रीय आपातकाल को। इसको स्टूडेंट नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, और इसके बारे में अनुच्छेद 352 में बताया गया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट अनुच्छेद 352 में जिस राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, वो राष्ट्रीय आपातकाल किन किन कारणों से लगेगा इसको समझते हैं। तो लगने के कारण, नंबर 1 बाह्य आक्रमण। जी हाँ दोस्तों, जैसे भारत पर कोई देश बाहर से आक्रमण करता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। नंबर दूसरी कंडीशन समझते हैं युद्ध में शामिल होने पर। तो स्टूडेंट जैसे भारत देश किसी युद्ध में शामिल होता है तब भी राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। नंबर 3 सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का स्टूडेंट मतलब होता है आम जनता अस्त्र शस्त्र लेकर सड़कों पर उतर आए या मार काट होने लगे, इसको सशस्त्र विद्रोह कहते हैं। तो स्टूडेंट ये 3 कारण हैं, अगर ये 3 कारण देश में होते हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। स्टूडेंट ये 3 कारण हैं तो, या इन 3 कारणों की संभावना भी है तब भी राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। तो स्टूडेंट इसकी जो तीसरी कंडीशन है सशस्त्र विद्रोह वाली, इसको समझते हैं। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह नाम का शब्द नहीं था, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया है। तो स्टूडेंट मूल संविधान में क्या था, इस शब्द की जगह पहले आंतरिक असंतोष शब्द था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक असंतोष शब्द को हटा दिया गया है और सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया है। तो स्टूडेंट आंतरिक असंतोष शब्द क्यों हटाया गया, इसलिए हटाया गया था कि आंतरिक असंतोष को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, आंतरिक असंतोष को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट सशस्त्र विद्रोह को परिभाषित किया जा सकता है, जैसे आम जनता सड़कों पर अस्त्र शस्त्र लेकर उतरे और मार काट होना शुरू हो जाए, उसको सशस्त्र विद्रोह कहेंगे। आंतरिक असंतोष शब्द को परिभाषित नहीं किया जा सकता था, इसलिए इस शब्द को हटाया गया। तो स्टूडेंट 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक असंतोष शब्द को हटाया और सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। और स्टूडेंट क्या जोड़ा गया, और ये जोड़ा गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर लगाया जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। तो स्टूडेंट मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर लगाया जाएगा, ये शब्द क्यों जोड़ा गया, इसलिए जोड़ा गया 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था, तो स्टूडेंट आंतरिक असंतोष के नाम पर लगाया था, और उस समय हमारे राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद जी थे। तो स्टूडेंट एक फ़ोन किया और एक फ़ोन पर ही हमारे राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी। इसलिए स्टूडेंट इंदिरा गांधी जी के बाद में जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने 44वां संविधान संशोधन करवाया, जिसके तहत बहुत सारे कानून हटाए गए और बहुत सारे कानून जोड़े गए। उन्हीं कानूनों में से एक कानून ये था कि आंतरिक असंतोष शब्द हटाया जाएगा और सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा जाएगा, और स्टूडेंट मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे, ये भी जोड़ा गया था। तो स्टूडेंट कभी आपसे पूछा जाए कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो स्टूडेंट अनुच्छेद 352 में किया गया है। तो स्टूडेंट इसको समझते हैं। अभी तक 3 बार लग चुका है राष्ट्रीय आपातकाल। तो स्टूडेंट भारत में अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। नंबर 1 1962 में, नंबर 2 1971 में, नंबर 3 25 जून 1975 को। तो स्टूडेंट जब 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, तब स्टूडेंट क्यों लगा था, चीन ने आक्रमण किया था, इसकी वजह से लगा था। जैसा कि स्टूडेंट हम आपको कारण बता चुके हैं, कोई देश हम पर आक्रमण करे या हमारा देश किसी युद्ध में शामिल
या हमारा देश किसी युद्ध में शामिल हो जाए, इसका मतलब स्टूडेंट यही है कि हमारा देश किसी पर आक्रमण कर दे। और तीसरी कंडीशन सशस्त्र विद्रोह वाली थी। तो स्टूडेंट जब 1962 में चीन ने आक्रमण किया भारत पर, उस समय बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति महोदय जी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया। तो स्टूडेंट उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्ण थे। नेक्स्ट स्टूडेंट दूसरी बार जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा तब 1971 में लगा था। और स्टूडेंट 1971 में पाक ने आक्रमण किया था और इस समय हमारे राष्ट्रपति BV गिरी जी थे। तीसरी बार स्टूडेंट 25 जून 1975 को लगाया था इंदिरा गांधी जी ने। किसके कारण लगाया था? आंतरिक असंतोष के कारण लगाया था। इस समय स्टूडेंट फखरुद्दीन अली अहमद हमारे राष्ट्रपति थे। तो स्टूडेंट जब तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो इंदिरा गांधी जी ने आंतरिक असंतोष के कारण लगाया था। उस समय आंतरिक असंतोष वाली कोई बात नहीं थी। इंदिरा गांधी जी ने राजनीतिक उथल पुथल के कारण लगाया था, अर्थात अपने फ़ायदे के लिए लगाया था। इसलिए स्टूडेंट सबसे ज़्यादा चर्चित रहता है 1975 वाला राष्ट्रीय आपातकाल। और स्टूडेंट इसी की वजह से 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था तब आंतरिक असंतोष को हटा के सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था, क्योंकि आंतरिक असंतोष शब्द को परिभाषित नहीं किया जा सकता, लेकिन सशस्त्र विद्रोह तो सामने से दिखता है। तो स्टूडेंट राष्ट्रीय आपातकाल की सारी परिस्थितियों को समझते हैं। जैसे कि स्टूडेंट राष्ट्रपति महोदय ने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया है, उपर्युक्त 3 कारणों में से कोई भी एक कारण है तो स्टूडेंट ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर 1 मंथ के अंदर संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। जैसे स्टूडेंट राष्ट्रपति महोदय जी ने उपर्युक्त तीनों कारणों में से किसी एक कारण की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया तो 1 महीने के अंदर संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। संसद का मतलब स्टूडेंट लोकसभा और राज्यसभा से अनुमति लेनी पड़ेगी। और ये स्टूडेंट अनुमति जो होगी वो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा दोनों सदनों को। अगर स्टूडेंट संसद अपनी अनुमति देती है तब स्टूडेंट राष्ट्रीय आपातकाल अगले 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अगर स्टूडेंट संसद ने अनुमति नहीं दी या दोनों सदनों में से किसी एक सदन ने अनुमति नहीं दी तो राष्ट्रीय आपातकाल उसी समय खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसको समझते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर 1 मंथ के अंदर संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी विशेष बहुमत से। अनुमति मिलने के बाद 6 महीने तक जारी रह सकता है। इसी तरीके से अनंत समय तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे स्टूडेंट 6 महीने हो गए और परिस्थितियां अच्छी नहीं हुई हैं, अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल और आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में स्टूडेंट संसद फिर से 2/3 से प्रस्ताव पारित करता है तो 6 महीने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल और बढ़ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट अनंत समय तक राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है। अगर इस समय लोकसभा भंग हो गई तो राज्यसभा से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। तो जैसे स्टूडेंट राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है और इस समय में लोकसभा भंग हो गई तो स्टूडेंट जो परमानेंट हाउस है, जो स्थायी सदन है राज्यसभा 2/3 से प्रस्ताव पारित करता रहे, राष्ट्रीय आपातकाल आगे बढ़ता रहेगा। और स्टूडेंट जब लोकसभा गठित होगी, लेकिन जब भी लोकसभा गठित होगी तब 30 दिन के अंदर लोकसभा से प्रस्ताव पारित करवाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट लोकसभा का जब भी गठन होगा ऐसी स्थिति में लोकसभा से 30 दिन के अंदर प्रस्ताव पास करवाना पड़ेगा। जिस दिन लोकसभा ने इस प्रस्ताव को पारित करने से मना कर दिया तो उसी दिन आपातकाल समाप्त हो जाएगा। किन किन कारण से लगेगा, कौन लगाएगा, अभी तक कितनी बार लग चुका है, अगर लग जाएगा उसके बाद क्या क्या परिस्थितियाँ हो सकती हैं। तो स्टूडेंट राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में बेसिक जानकारी हम आपको सारी बता दिए हैं। अब ये समझते हैं जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। प्रभाव को समझते हैं। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता स्वतः समाप्त हो जाती हैं। स्टूडेंट इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तब अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई हैं, ये स्वतंत्रता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती हैं। अगर आपातकाल बाह्य आक्रमण या युद्ध में शामिल होने के आधार पर लगा है, यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है तो 19 भी निलंबित नहीं होता है। स्टूडेंट इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है। जैसे कि हम आपको 3 कारण बताए थे राष्ट्रीय आपातकाल लगने के। इन 3 कारणों में बाह्य आक्रमण की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल लगा है या युद्ध में शामिल होने की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। ऐसी स्थिति में स्टूडेंट अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता दी हुई हैं वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगी। और यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है
तब स्टूडेंट ऐसी कंडीशन में अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई हैं वो निलंबित नहीं होंगी। स्टूडेंट अनुच्छेद 359 समझते हैं। अनुच्छेद 20 एवं 21 निलंबित नहीं होते हैं, बाकी मौलिक अधिकार राष्ट्रपति निलंबित करते हैं। तो स्टूडेंट इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा ऐसी स्थिति में जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक, ये सभी मौलिक अधिकार निलंबित राष्ट्रपति महोदय करते हैं। किस किस मौलिक अधिकार को छोड़ के? तो स्टूडेंट अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 वाले मौलिक अधिकार को छोड़ के। और स्टूडेंट जो अनुच्छेद 19 वाला था ये तो स्वतः निलंबित हो जाता है अगर बाह्य आक्रमण या युद्ध में शामिल होने की स्थिति में लगा हुआ है तब, और यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल तब स्टूडेंट अनुच्छेद 19 भी निलंबित नहीं होता है। आई होप स्टूडेंट अनुच्छेद 358, 359 आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट समझते हैं आपातकाल हटाने के तरीके। तो जैसा कि स्टूडेंट राष्ट्रपति महोदय आपातकाल लगा देते हैं, उसके बाद किन किन तरीकों से राष्ट्रीय आपातकाल को हटाया जा सकता है। तो सबसे पहली कंडीशन राष्ट्रपति द्वारा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति महोदय जब चाहेंगे तब राष्ट्रीय आपातकाल हट जाएगा। नंबर दूसरी कंडीशन, लगने के 30 दिन के अंदर लोकसभा या राज्यसभा पास ना करे। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बताए थे, राष्ट्रपति महोदय जब राष्ट्रीय आपातकाल को लगाते हैं उसके 1 मंथ के अंदर संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। संसद का मतलब लोकसभा या राज्यसभा। तो स्टूडेंट राष्ट्रपति महोदय जी ने मान लीजिए आपातकाल लगा दिया है, ऐसी स्थिति में 30 दिन के अंदर लोकसभा या राज्यसभा इन दोनों में से कोई एक सदन या दोनों सदन इस प्रस्ताव को पास नहीं करते हैं तो स्टूडेंट राष्ट्रीय आपातकाल उसी दिन हटा हुआ माना जाएगा। नंबर तीसरी कंडीशन क्या है, कौन पहल करके हटा सकता है, इसको समझते हैं स्टूडेंट। तो लोकसभा पहल करके हटवा सकती है, राज्यसभा पहल करके नहीं हटवा सकती। लोकसभा के 1/10 सदस्य स्पीकर को लिखित सूचना दें। स्पीकर का मतलब स्टूडेंट लोकसभा के अध्यक्ष को। इसका मतलब लोकसभा के 1/10 सदस्य अपने अध्यक्ष को लिखित में सूचना दें। तब स्टूडेंट लोकसभा के अध्यक्ष महोदय होंगे क्या करेंगे, एक बैठक बुलाएंगे और उस बैठक में लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे। अगर लोकसभा ने साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास कर दिया राष्ट्रीय आपातकाल को हटवाने के संबंध में तो स्टूडेंट उसी दिन राष्ट्रीय आपातकाल हट जाएगा। तो स्टूडेंट ये 3 कंडीशन बनती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए उन्हें समझते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो स्टूडेंट ये प्रावधान किया गया है कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा और ऐसी स्थिति में लोकसभा को भंग करना उचित नहीं है तो स्टूडेंट ऐसे समय में एक वर्ष करके लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल भारत के किसी हिस्से में भी लगाया जा सकता है। तो स्टूडेंट 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये प्रावधान किया गया है राष्ट्रीय आपातकाल या तो पूरे देश में या देश के किसी हिस्से में भी लगाया जा सकता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के संबंध में समझते हैं। राज्य आपातकाल को ही राष्ट्रपति शासन कहते हैं और स्टूडेंट ये राज्यों में लगाया जाता है। तो स्टूडेंट ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 356 में वर्णित है। जैसे स्टूडेंट अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल वर्णित है उसी प्रकार अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन वर्णित है। तो स्टूडेंट इसको समझते हैं किन कंडीशन पर लगता है और जब लगता है तो क्या क्या परिस्थितियाँ होती हैं। राज्यपाल की रिपोर्ट पर अथवा बिना रिपोर्ट के राष्ट्रपति लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट कब लगा सकते हैं, जब राज्य में संविधान का उल्लंघन हो और प्रशासनिक व्यवस्थाएं विफल हों। तो स्टूडेंट जब किसी राज्य में संविधान का उल्लंघन हो रहा होता है या प्रशासनिक व्यवस्थाएं विफल हो जाती हैं, ऐसी स्थिति में राज्यपाल महोदय रिपोर्ट भेजते हैं राष्ट्रपति महोदय जी के पास में, या राज्यपाल महोदय रिपोर्ट ना भेजें, किसी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को पता लग जाए कि इस राज्य में संविधान का उल्लंघन हो रहा है या प्रशासनिक व्यवस्थाएं विफल हैं, तो स्टूडेंट राष्ट्रपति महोदय उस राज्य में राज्य आपातकाल लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट किसी राज्य में राज्य आपातकाल लग जाता है तब क्या क्या परिस्थितियां होती हैं इसको समझते हैं। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद उस राज्य की सरकार बर्खास्त कर दी जाती है, विधानसभा निलंबित या भंग की जा सकती है। तो स्टूडेंट जब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तब उस राज्य की जो सरकार होगी अर्थात सीएम और जो सीएम की मंत्री परिषद होगी उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा और स्टूडेंट विधानसभा को निलंबित भी किया जा सकता है या भंग भी किया जा सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से शासन करते हैं
तो स्टूडेंट जब सीएम और मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाएगा, ऐसी स्थिति में फिर राज्य को कौन चलाएगा? तो राष्ट्रपति महोदय चलाते हैं। किसके माध्यम से? राज्यपाल के माध्यम से। लेकिन स्टूडेंट हम आपको एक बात और बता दें, राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, वास्तविक प्रमुख तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसलिए स्टूडेंट उस राज्य को वास्तविक रूप से कौन चलाता है? तो स्टूडेंट प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद उस राज्य को चलाता है वास्तविक रूप से। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद 2 महीने के अंदर संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट किसी भी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो स्टूडेंट 2 महीने के अंदर संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। और स्टूडेंट लोकसभा और राज्यसभा जो सदन होते हैं वो साधारण बहुमत से अगर अनुमति देते हैं तो स्टूडेंट उस राज्य में 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन लगा रह सकता है। अनुमति मिलने के बाद ये 6 महीने तक लगा रह सकता है। इसी प्रकार 1 वर्ष तक बढ़ सकता है। और स्टूडेंट 1 वर्ष से अधिक लगाए जाने की संभावना है। तो स्टूडेंट इसके लिए विशेष परिस्थितियां दी हुई हैं। विशेष परिस्थितियों में चुनाव आयोग लिख कर दे कि चुनाव अभी इस राज्य में नहीं हो सकते तो अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगा रह सकता है। स्टूडेंट नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ 1 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगा रहता है। अगर विशेष परिस्थितियां हो जाएं और चुनाव आयोग लिख कर दे दे कि चुनाव अभी नहीं हो सकते हैं इस राज्य में तो अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगा रह सकता है। लेकिन स्टूडेंट 3 वर्ष से अधिक तक राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाना पड़ जाए, ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो स्टूडेंट ऐसी स्थिति में संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट राज्य आपातकाल के संबंध में आप अच्छे से समझ गए। अच्छा स्टूडेंट, राज्यपाल की रिपोर्ट पर लग सकता है या राज्यपाल की बिना रिपोर्ट पर भी राष्ट्रपति महोदय लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट जब भी वो लगाएंगे तो क्या होगा कि उस राज्य की जो राज्य सरकार होगी उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। और स्टूडेंट विधानसभा जो होगी वो निलंबित भी की जा सकती है या भंग भी की जा सकती है। और स्टूडेंट जब राज्य सरकार बर्खास्त हो जाएगी तो राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल के माध्यम से शासन करते हैं और वास्तविक शासन केंद्र सरकार का हो जाता है। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद 2 महीने के अंदर संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी साधारण बहुमत से। अनुमति मिलती है तो स्टूडेंट 6 महीने तक लगा रह सकता है। अगर अनुमति नहीं मिलेगी तो स्टूडेंट उसी दिन उस राज्य का राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार स्टूडेंट 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में चुनाव आयोग लिख कर दे कि चुनाव इस राज्य में अभी नहीं हो सकते हैं तो अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया जा सकता है। और स्टूडेंट 3 वर्ष से अधिक लगाने की संभावना हो तो फिर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये समझते हैं सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया है? तो मणिपुर में और यूपी में। कितनी बार? तो 10-10 बार लगाया जा चुका है। स्टूडेंट कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है अभी तक, तो मणिपुर में और यूपी में 10-10 बार लग चुका है। सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था? तो स्टूडेंट पंजाब में लगा था। और एक समय में सबसे अधिक समय के लिए भी पंजाब में लगा है। स्टूडेंट एक समय ऐसा आ गया था तब पंजाब में 6 वर्ष से अधिक के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था और उस समय संविधान में संशोधन भी किया गया था। कुल सबसे अधिक समय के लिए कहाँ लगा है? तो स्टूडेंट जम्मू कश्मीर। इस बात को अच्छे से याद रखना है। एक समय में सबसे अधिक बार पंजाब में और कुल सबसे अधिक समय के लिए कहाँ लगा है? तो जम्मू कश्मीर में। और स्टूडेंट वह राज्य जहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है तो स्टूडेंट छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं तेलंगाना 2014 में बना है और छत्तीसगढ़ 2000 में बना है। तो स्टूडेंट इन दोनों राज्यों में अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, बाकी सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम वित्तीय आपातकाल को समझते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 360 में वर्णित है। जैसा कि स्टूडेंट राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है, राज्य आपातकाल 356 में है, उसी प्रकार वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। स्टूडेंट याद करना बहुत सरल है, 352, 356, 360, 4 का गैप है। तो स्टूडेंट जो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में वर्णित है इससे संबंधित सारे फैक्ट को समझते हैं। जब भारत की वित्तीय साख खतरे में हो तब राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट वित्तीय साख का मतलब क्या है इसको समझते हैं। वित्तीय साख का मतलब ये है कि पैसे की कमी हो जाए हमारी सरकार के पास। ऐसी स्थिति में स्टूडेंट क्या होगा कि राष्ट्रपति महोदय क्या लगाएंगे? वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको समझते हैं, क्या वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार लग चुका है या नहीं? तो स्टूडेंट इसका आंसर है कि वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। तो स्टूडेंट ये अच्छी बात है कि हमारे देश में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। नेक्स्ट स्टूडेंट कंडीशन समझते हैं।
2 महीने के अंदर संसद से साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास करवाना पड़ेगा। पारित होने के बाद अनंत समय तक लगा रह सकता है। राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट इसकी जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग हैं। मान लीजिए हमारे भारत की वित्तीय साख खतरे में है और राष्ट्रपति महोदय जी ने वित्तीय आपातकाल लगा दिया, तब स्टूडेंट क्या होगा कि 2 महीने के अंदर संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा से साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास करवाना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट 2 महीने के अंदर संसद ने साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास कर दिया, तब स्टूडेंट वित्तीय आपातकाल अनंत समय तक बढ़ जाता है और स्टूडेंट राष्ट्रपति महोदय इसे कभी भी वापस ले सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की परिस्थितियाँ क्या थी कि 1 महीने के अंदर संसद से प्रस्ताव पास करवाना पड़ेगा और स्पेशल बहुमत से प्रस्ताव पास करवाना पड़ेगा। और स्टूडेंट जब स्पेशल बहुमत से प्रस्ताव पास हो जा रहा था, तब स्टूडेंट क्या था कि 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन लगा रह सकता है। लेकिन स्टूडेंट वित्तीय आपातकाल में क्या है कि 2 महीने का टाइम दिया गया है और संसद जो प्रस्ताव पारित करेगी वो साधारण बहुमत से करेगी। और स्टूडेंट संसद ने एक बार अगर साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास कर दिया, तब स्टूडेंट वित्तीय आपातकाल अनंत समय तक लगा रह सकता है। राष्ट्रपति इसको कभी भी वापस ले सकते हैं। तो स्टूडेंट ये वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल के प्रभाव को समझते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी वित्तीय आपातकाल लगेगा तो क्या प्रभाव हो जाएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। राज्य एवं केंद्र के अधीन कर्मचारियों के वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है। स्टूडेंट राज्य के कर्मचारी जो हैं और केंद्र सरकार के जो भी कर्मचारी हैं ABCD ग्रुप के, इन सभी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में कटौती की जा सकती है। उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सहित स्टूडेंट इस बात को याद रखना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन सभी में जो जज हैं और हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं, इन सभी की सैलरी में भी कटौती की जा सकती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, राज्य विधानमंडल में धन विधेयक और वित्त विधेयक अगर राष्ट्रपति चाहें तो उनकी स्वीकृति से पेश होगा। तो स्टूडेंट ये प्रभाव होते हैं वित्तीय आपातकाल के। तो सबसे पहले स्टूडेंट राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? 3 बार। राज्य आपातकाल अलग अलग राज्यों में अलग अलग बार लग चुका है और वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा है। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।